तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसका हिंदी होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके द्रवित या विलयन की अवस्था में, द्रवित या विलयन, गलित या विलयन की अवस्था से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है, तथा विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वे उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाएगा, विद्युत अपघट्य कहा जाएगा। कोई दिक्कत? तो विद्युत अपघट्य क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ? या दूसरी वर्ड में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सोडियम क्लोराइड एक छोटा सा लवण है ना, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl सॉलिड है, सॉरी ये मोल्टेन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या एक्वस है। इस एक्वस स्टेट में जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, विद्युत को पास करवाएंगे। जो ही विद्युत को पास करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम बन जाएगा और प्लस हाफ क्लोरीन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे? जब आप अगर इसका मैकेनिज्म के तौर पे देखेंगे तो जब आप इसको सोडियम में एक्वस में मतलब पानी में जब डाले थे तो सोडियम क्लोराइड जो था सो पहले टूटा था क्या, सोडियम प्लस में, और प्लस क्या होता है, क्लोरीन माइनस में टूटा होगा, है ना। जब यहां पे ऐसा हुआ, अब क्या हुआ होगा, यहां पे दो चीज, एक कैथोड पे हुआ होगा, दूसरा क्या होगा, एनोड पे हुआ होगा। तो एट कैथोड की मैं बात करूं तो कैथोड पर पॉजिटिव वाला जाता है, तो सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और सोडियम बन गया ये वाला, है कि नहीं। और एट एनोड की मैं बात करूं तो एनोड पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस है। अगर मैं दो की बात करूं, एक की जगह पे मैं दो यूज कर दूं तो Cl2 बन जाएगा, यहां से दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन करेगा, और Cl2 दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ना यार, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, है ना। हाँ, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ और इसमें क्या हो गया, अवकरण हो गई, है कि नहीं। तो सर यहां पे आप क्या देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि इसका गलित अवस्था था, जिनमें क्या होता है, वे ये रासायनिक पदार्थ है जिनका क्या होता है, गलित या द्रवित अवस्था में क्या कर रहे हैं, आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या संपन्न हुआ, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते कि वे रासायनिक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर, अब लेकिन विद्युत धारा को किस में प्रवाहित कर रहे हैं आप, ठीक है, हाँ किस में, जिनमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं उसमें क्या होता है, तो किस में प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसका नोट में क्या लिखना चाहिए, नोट में मैं बता रहा हूं कि विद्युत धारा हमेशा गलित या
द्रवित अवस्था में प्रवाहित करेंगे, हित करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर इंक्लूड करके अगर डिफिनेशन बनाऊं तो क्या बन जाएगा कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है कि नहीं, तब उसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे, है कि नहीं। तो यहां पे विद्युत अपघट्य अब कितना प्रकार का होगा, है ना। हाँ, तो विद्युत अपघट्य वहां से 2 प्रकार का होगा। ठीक है, तो मिटाऊं, विद्युत अपघट्य यहां पे हमारे पास 2 प्रकार का हो रहा है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। कहता क्या है कि वे विद्युत अपघट्य जिनके गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर, जिनके गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वे पूर्णतः अपने अवयवों में टूट जाते हैं, अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। जो जिनका विघटन पूर्णतः हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे आप, है ना। तो क्या बोलेंगे, वे विद्युत अपघट्य जिनके गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत को गुजारने पर पूर्णतः अपने अवयवों में विघटित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अब यहां पे डाल सकते हैं आप क्या, NaCl एग्जाम्पल में, KCl, KOH, NaOH etc. हो गया। अब दूसरा हो गया क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होगा, वे विद्युत अपघट्य जिनके गलित या द्रवित अवस्था से विद्युत को गुजारने पर पूर्णतः अपने आयनों में, पूर्णतः अपने अवयवों में विघटित नहीं होते हैं, है ना। पूर्णतः अपने अवयवों में विघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलूं तो जितना जो ऑर्गेनिक वाला होगा वो सबके सब इसमें रख सकते हैं आप। तो एग्जाम्पल में क्या, CH3COONA, CH3COOH, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड etc. तो ये सब दुर्बल में आते हैं। इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप, विद्युत अपघटन, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट का टूटना। किसके द्वारा टूटेगा, विद्युत धारा के द्वारा। तो कहता क्या है कि वह प्रक्रिया
जिसमें विद्युत अपघट्य के गलित या द्रवित अवस्था में, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य के गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित कर उसे अपघटित किया जाता है। तो अपघटित करने की जो प्रक्रिया हुई उसको क्या बोलेंगे आप? विद्युत अपघटन, है ना। किसी विद्युत अपघट्य के गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित कर उसे विघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप? विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है, जैसे NaCl का विघटन, इसमें मान लेते हैं हम NaCl ऐसे ले लिए, ठीक है, इसका जलीय विलयन हो गया और यहां से मैं एक कैथोड लगा दिया और यहां से लगा दिया क्या? एनोड। और इससे जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया हो गई, इसके हेल्प से इसको सोडियम क्लोराइड को सोडियम और क्या होता है, जैसे NaCl को तोड़ रहे हो, NaCl को तोड़ोगे तो क्या दे रहा था? इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? सोडियम और प्लस हाफ क्या हो जाएगा? क्लोरीन निकल रहा है। एट कैथोड पे बात कर रहा था, एट कैथोड, ठीक है, तो सोडियम प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम बन गया। और एट एनोड की मैं बात करूं, ठीक है, तो एनोड पर क्या था? क्लोरीन माइनस था, ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके और हाफ क्लोरीन में बदल गया। तो ये बनने की जो प्रक्रिया है, टूटने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे आप? विद्युत अपघटन नाम देंगे। ठीक है, अब एक वर्ड आता है जो कि होता है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। हाँ, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल क्या है? वहां से समझ सकते हैं आप कि क्या क्या बता सकते हो? विद्युत अपघटनी सेल कि जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को संपन्न कराई जाती है, जिस यंत्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को संपन्न कराई जाती है, उसे क्या कहते हैं आप? जिस यंत्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, कुछ महत्व हुआ होगा। इसका महत्व क्या है? देखिए, इसका पहला महत्व यह है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। क्या करवा रहे हैं आप? यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।
दूसरा पॉइंट, अगर आप इसमें क्या कहेंगे, यह स्पॉन्टेनियस अपने आप तो नहीं होगा, लाइन में खींचना पड़ेगा, यानी कि यह स्वतः होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे। इसमें क्या होगा, एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड क्या होगा, निगेटिव होता है। ध्यान रखना है बात को। ठीक है, तीसरी पॉइंट की बात कर लिया मैं। चौथा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलेगा और कैथोड में जाके प्रवेश करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आउट एनोड पर एवं इन किसमें, कैथोड से होता है। हो गया। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आगे की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया जाए। चलिए, अब यहां पे आप दे रहे थे करंट, तो क्या निकल रहा था, सोडियम और यानी कि सोडियम और पोटेशियम की कुछ मात्रा यहां पे क्या हो रहा था, मुक्त हो रहा था। क्या मुक्त हो रहा था, मात्रा। ठीक है, तो यानी कि हम कितना करंट को पास करवाएं कि कितना हमारे पास क्या होता है कि मात्रा निकले, इसके लिए कुछ तो क्या होता है, परिमाणात्मक संबंध हुआ होगा, कुछ परिमाण का बताया होगा ना, हाँ, क्वांटिटेटिवली एस्पेक्ट हुआ होगा। तो उस एस्पेक्ट को बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था उनका, 1833 ईस्वी में उन्होंने क्या होता है, दो लॉ दिया था, जिसे क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के नाम से जानते हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के भी नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, तो एक्सप्लेन कर। अब मैं जो बात कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हिंदी बोले तो विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। ठीक है, अब देखो क्या है कि ए सपोज दैट कि मेरे पास एक बीकर है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और मैंने इसमें डाल दिया ठीक है, यहां से मैं करंट को पास करवा रहा हूं। तो कहा क्या कि इससे जितना ही ज्यादा करंट पास होने लगा, मान लेते हैं यहां पे सोडियम है और क्लोरीन है, तो इस पे सोडियम जमा हुआ और इस पे क्लोरीन। ठीक है, तो जितना ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, करंट को पास करवाया जा रहा है, उतना ही ज्यादा मात्रा में सोडियम और क्लोरीन क्या होता है, डिपोजिट और लिबरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या होता है, किसी विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट्य के विलयन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा का सीधा समानुपाती होता है, ये ना। तो इसी बात को कौन बताया था प्रथम नियम में, किसी विद्युत अपघट्य के
हम विद्युत धारा को विद्युत भी लिख सकते हैं, Q इंटू क्या होता है, धारा को अगर समय से मल्टीप्लाई करें तो विद्युत में बदल जाता है, और जब वो विद्युत में बदल जाता है तो हम लोग उसके लिए Q लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन से प्रवाहित होने वाला विद्युत उसके प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। जब मैं विद्युत लिखा हूं इसका मतलब Q इंटू टी का मैं बात कर रहा हूं, समझ में आया? चल I इंटू टी, धारा और समय के गुणनफल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब यहां पे क्या करूंगा, लिख सकता हूं कि अगर विद्युत की मात्रा को अगर क्या सॉरी प्रवाहित प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है अगर W है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q हो जाएगा। ठीक है, Q को यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगेगा, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू क्या आ जाएगा, Q हो सकता है, वेयर Z इज इक्वल टू इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक क्या तुल्यांक। तो अगर मैं फॉर्मूला आप जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू क्या अभी बताए थे ना, धारा और समय का गुणनफल है, तो हम लोग और में लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू क्या T। अब यहां फिर से देखते हैं, यदि देखो तो यदि I इज इक्वल टू मैं 1 एम्पियर कर दूं और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपके सामने क्या बचेगा, हाँ W इज इक्वल टू Z, यानी कि इससे पता चल रहा है कि Z भी एक क्या पदार्थ की मात्रा है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है। जब 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हो तो क्या करोगे, इसको अगर डिफाइन करना हो जाए तो क्या, पदार्थ की वह मात्रा जो किसी विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड अपघट्य, एक मिनट, विद्युत अपघट्य के विलयन से 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से मुक्त होता है, क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका देखो तो क्या हो जाएगा, Z हो गया ना, तो Z का इससे फॉर्मूला आ गया, एक नोट में मैं बता रहा हूं Z निकालने का। अगर हमें इसमें से कुछ न दिया जाए तो पर भी हम लोग Z निकाल सकते हैं। कैसे, Z इज इक्वल टू होता है E/F, मतलब तुल्यांकी भार बटा में क्या होता है, फैराडे। क्लियर। अब एक चीज और आप जानते हो क्या, परमाणु भार A बराबर E इंटू क्या होता है, N होता है ना, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई क्या हो जाएगा, N। तो देन Z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू E का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो A बाई क्या N इंटू क्या, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। वेयर
A इज इक्वल टू एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान, N संयोजकता वैलेंसी, और F क्या हो गया, फैराडे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जब दो या दो से अधिक विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, उससे समान विद्युत की मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली विद्युत की मात्रा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, देखो कुछ है नहीं, इन दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और इससे समान विद्युत की मात्रा को मैं इससे प्रवाहित करवाया। विद्युत की मात्रा जो है सो क्या है, फिक्स है, एकदम फिक्स है, दोनों से बराबर जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पे W1 मुक्त हुआ है, जिसकी तुल्यांकी भार जो है सो E1 है, यहां पे W2 मुक्त हो गया, जिसकी तुल्यांकी भार E2 है, तो कहता क्या है कि W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E1, तो W1 इज इक्वल टू K, कोई कांस्टेंट लगाओगे, K इंटू क्या जाएगा, E1। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या कर दिया, फर्स्ट, दोबारा में क्या बताएगा, W2 इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E2, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू क्या हो जाएगा, E2। इसको इक्वेशन क्या कर दिया, सेकेंड, दोनों को कंपेयर कर देगा, वो डिवाइड कर देगा, तो क्या जाएगा, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2, जब दोनों को डिवाइड कर देगा तो क्या जाएगा, W1 बाई W2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, E1 बाई E2। यही है आपका फैराडे लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड लॉ, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कि जब दो या दो से अधिक विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर उससे विद्युत धारा को प्रवाहित, उससे समान विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, हो गया, तो चले आगे। अब इसमें एक वर्ड आता है फैराडे, 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे, 1 फैराडे होता क्या है, कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे क्या कहा जाता है, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को 1 फैराडे कहा जाता है। ठीक है, 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल मतलब 0.23 × 10⁻23। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा,
1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। टोटल मल्टीप्लाई करोगे 96,487 कूलम्ब आएगा, जो इसको न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग सीधा ले लेते हैं 96,000 कितना 500 कूलम्ब 1 फैराडे इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ, अब इस लॉ का हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल के लिए मैं एक रूल फॉर्मूला दे देता हूं, कुछ नहीं है, W इज इक्वल टू क्या Z इंटू आई इंटू क्या T था, अभी मैंने Z का फॉर्मूला निकाल दिया था, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो A बाई NF इंटू आई इंटू क्या जाएगा, एक फॉर्मूला आ गया। हाँ, दूसरा एक और फॉर्मूला था, ठीक है, परसेंटेज ऑफ करंट इफिशियंसी, परसेंटेज ऑफ, उसमें क्या होता है एक्चुअल एम्पियर या एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट बाय एमीटर करंट इंटू 100, ठीक है, ऐसे निकाल सकते इसको। तो एक थिकनेस होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप जानते हो आयतन निकाल दो और आयतन जो होगा वो उसका पूरा इक्वल हो जाएगा, जितना आयतन इवॉल्व करेगा वो पूरे अमाउंट का इसका इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई गुने क्या चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने घनत्व डेंसिटी, ए हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई, सी हो गया ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है आयतन होता है, घनत्व से मल्टीप्लाई कर दिए तो द्रव्यमान में चेंज हो गया, इज इक्वल टू ये W के फॉर्म में आ गया, W इज इक्वल टू सीधा Z इंटू आई टी कर सकते हो, ठीक है, आने तो इक्विवेलेंट वेट पे रख सकते हो, तो इक्विवेलेंट वेट बड़ा E बाई F होता है ना सर, हाँ, Z का फॉर्मूला इंटू आई इंटू क्या हो गया T, इस पे भी आप रख सकते हैं, के बना सकते हो। तो ये था हम लोगों का क्या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, पूरा कमाल का टॉपिक था, है ना, और इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग घर पे जाके, ठीक है, अपने बुक्स से 2 टॉपिक खुद से करेंगे। कौन कौन, एक होता है कॉमर्शियल बैटरी, व्यावसायिक बैटरी को घर से पढ़ना है, और दूसरा है संचालन कोरूजन, इसको आप लोग घर से कर लीजिएगा। तो मैं अगले क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करके लेने आऊंगा जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। धन्यवाद।